नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको यूजीसी नेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और ये डिस्कशन हिस्ट्री दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर का चल रहा है और हमने 3 पार्ट के अंतर्गत 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है और आज चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के अंतर्गत हम फिर 76 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम क्वेश्चन को जो पूछा गया है एक साइकिल में, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं 25-25 के क्वेश्चन में और उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये दिसंबर 2019 का ये आखिरी पार्ट है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज का है 126, यानी कि इस पेपर में फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ऐड हैं। तो शुरू के 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के हैं और 51 से 150 क्वेश्चन तक सेकंड पेपर यानी हिस्ट्री के हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, यानी आज का पहला क्वेश्चन है। निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। पहला है निजामुद्दीन औलिया, बी है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी है सलीम चिश्ती और डी है गेसू दराज। इसके लिए विकल्प दिया गया है। पहला है ए, बी, डी और सी, दूसरा है बी, ए, डी, सी, तीसरा है डी, ए, सी, बी और चौथा है ए, सी, बी, डी। और इसको आपको व्यवस्थित करना है। आप 10 सेकंड ले सकते हैं इसका आंसर देने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका जो सेकंड होगा वो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इसमें जो बी, ए, डी, सी होगा आंसर वो सही होगा। और इस क्रम में अगर हम व्याख्या करें अगर मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये 1 नंबर पे हो जाएंगे और इनका टाइम पीरियड होता है, माफ़ करिएगा, 1142 से 1236 ईस्वी तक मोइनुद्दीन चिश्ती का है और ये क्रम में पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया और इनका क्रम माना जाए तो 1238 से लेकर के 1325 ईस्वी तक, और इस क्रम में ये दूसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे हैं सैयद मोहम्मद गेसू दराज और इनका जो क्रम आएगा 1478 से 1572 ईस्वी तक। और जो चौथे हो जाएंगे वो हो जाएंगे सलीम चिश्ती। और सलीम चिश्ती की अगर टाइम पीरियड की बात करें, माफ़ करिएगा, ये सलीम चिश्ती का टाइम पीरियड हो जाएगा और गेसू दराज का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1321 से 1422। तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे गेसू दराज और सलीम चिश्ती चौथे नंबर पे हो जाएंगे। तो इसका जो क्रम बनेगा वो हो जाएगा बी, ए, डी, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 और आज का 7वां क्वेश्चन है। भारत में निम्नांकित यात्रियों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। पहला है सीदी अली रईस, बी है अल बरूनी, सी है विलियम फिंच और डी है इब्न बतूता। इनके लिए कोड दिया गया है। पहला है बी, ए, सी, डी, दूसरा है डी, ए, बी, सी, तीसरा है बी, डी, ए, सी और चौथा है ए, बी, डी, सी। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आपके लिए 10 सेकंड है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम बात करें अल बरूनी की, तो अल बरूनी जो है इसका नाम अबू रेहान भी है और ये जो है पहले 1 नंबर पे आएंगे। और ये जो है 1024 से 1030 तक के बीच में ये भारत की यात्रा किए थे और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनको तहकीक हिंद नाम से भारत के बारे में इन्होंने लिखा था।
और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएंगे इब्न बतूता। ये मोरक्को के निवासी थे जो अफ्रीका में पड़ता था, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 के ईस्वी में ये भारत आए थे। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके इनको चीन भेजा था। और ये इब्न बतूता ने भारत में जो अपने अनुभवों को है वो रेहाला पुस्तक में बताया है। और अगले जो हो जाएंगे वो सिद्दी अली रईस हैं। ये तुर्की नाविक थे और एडमिरल भी थे। और 1538 के बाद ये हिंद महासागर में तुर्की बेड़े की कमान संभाला, और 1554 ईस्वी में उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों का इन्होंने सामना किया। और उसकी यात्रा, और ये जो सिद्दी अली रईस हैं ये यात्रा और खगोल विज्ञान पर कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और आखिरी जो हैं वो हैं विलियम फिंच। ये हाकिंस के साथ 1608 ईस्वी में भारत ये आए थे। और परकस हैं इनके, परकस ने एक ग्रंथ की रचना की है, परकस। तो इन्होंने, इनकी ग्रंथ का नाम है लार्ज जनरल, माफ़ करिएगा, लार्ज जनरल। परकस की रचना का नाम है लार्ज जनरल। और इसी में ये संपूर्ण रूप से इसको प्रकाशित किया गया, जिसमें विलियम फिंच के बारे में जो व्याख्या है वो दी गई है। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम बनता है तो वो हो जाएगा बी, डी, ए और सी। बी, डी और ए, सी, इस प्रकार से जो विकल्प थर्ड होगा वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 और आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित स्मारकों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। ए है अकबर का मकबरा, बी है गोल गुंबद, सी है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और चार मीनार। तो इनको हमें क्रम से बताना है। आप क्रम सजा सकते हैं, और इसके लिए कोड दिया गया DCBA, दूसरा है ADCB, और तीसरा है DBCA, और चौथा है CDAB। तो आप इसको क्रम अरेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो फतेहपुर सीकरी है, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण हुआ, और अकबर के समय में 1570 से 1585 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। तो ये सी सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि ये 1 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद से चार मीनार बनाया गया था, यानी कि इसका निर्माण 1551 ईस्वी में चार मीनार का हुआ था। और कुतुब शाही वंश के शासक सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। तो ये इस क्रम में दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और बात करें अकबर के मकबरे को, जो सिकंदरा में हुआ था, अकबर की मृत्यु पर 1605 में अकबर मरा था। तो इसका निर्माण 1605 से 1613 के बीच में हुआ था। तो इसका क्रम तीसरा हो जाएगा। और डी जो है गोल गुंबद जो बीजापुर में बना है, ये बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है गोल गुंबद के नाम से मशहूर है। और इसका निर्माण 1626 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1655 में पूरा हुआ। 1655 में ये पूरा हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प होगा वो होगा C, D, A और B। तो विकल्प में C, D, A और B, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129, यानी 29 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन, निम्नांकित मुगल शासकों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। ए फर्रुख सियर, बी जहानदार शाह, सी बहादुर शाह, डी मोहम्मद शाह। इसके लिए विकल्प दिया गया है। पहला है DABC, दूसरा है BCDA, तीसरा है CBAD और चौथा है ACDB। तो इसका आप क्रम बना सकते हैं।
इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आए थे बहादुर शाह। इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो तब से लेकर 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम इनका पूरा नाम है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। और उसके बाद होते हैं जहानदार शाह। जहानदार शाह की अगर हम बात करें तो ये 1712 से और 1713 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, मुग़ल काल के शासक रहे हैं और ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। बात करें फ़र्रुखसियर की तो ये 1713 से 1719 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इस प्रकार से ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और लास्ट हैं मोहम्मद शाह, तो इनका टाइम पीरियड है 1719 से 1748, तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो सही उत्तर का जो क्रम होगा सी, बी, ए और डी, यानी कि विकल्प में जो तीसरा है सी, बी और ए, डी, तो थर्ड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 यानी 130। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है और इस पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका प्रिंट आउट निकाल करके जो एक्स्ट्रा डिस्कशन किए जा रहे हैं उनको इसी के साथ नोट डाउन करते चलें और एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो उनका एक अभ्यास भी हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और भी जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उस पर भी आप एक बार वर्क कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। ए है बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम, बी है बंगाल आतंकवादी गतिविधि दमन अधिनियम, सी है बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश और डी है बंगाल अपराधी विधि संशोधन अध्यादेश। तो इसको आपको विकल्प को चुनना है। इसके लिए पहला है डी, बी, ए, सी, दूसरा है सी, डी, बी, ए, तीसरा है डी, सी, बी, ए, चौथा है बी, डी, ए, सी। तो इसके लिए जो यूजीसी ने विकल्प दिया था वो विकल्प गलत हैं और आयोग ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। बाद में इसको आंसर के अंतर्गत काउंट नहीं किया गया, तो हम इसकी थोड़ी व्याख्या कर दे रहे हैं। बंगाल अपराधी विधि संशोधन अध्यादेश जो है, जो डी है बंगाल अपराधी विधि संशोधन अध्यादेश, ये 1924 में आया और इसी को जब अधिनियम के रूप में लागू किया गया, बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम, ये 1925 में हुआ। अगर बात करें बंगाल आतंकी गतिविधि दमन अधिनियम तो ये 1932 में आया और बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश भी 1932 में आया। तो ये आप क्रम याद रखेंगे, आगे बनने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयोग ने इसका कोई उत्तर जारी नहीं किया था, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विनिमय यानी रेगुलेशन 17, जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को अवैध घोषित किया गया। बी है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15, यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 15 जो है उसकी बात कर रहा है। और सी जो है अधिनियम 5, जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध किया गया। और डी है विनिमयन यानी रेगुलेशन 3, जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया। तो इसके कालक्रमानुसार को आपको व्यवस्थित करना है और इसके लिए विकल्प दिया गया है। पहला है ए, सी, डी, बी, दूसरा है बी, सी, ए और डी, सी, तीसरा है सी, डी, ए और बी और चौथा है डी, ए, सी, बी। इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है और आप इसके लिए आंसर कर सकते हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है।
अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो पहला हो जाएगा विनिमय थर्ड, जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो जो गवर्नर जनरल थे वो जानशोर, उनके समय में 1795 यानी 1795 में बंगाल नियम 21 तथा वेलेजली के समय में यानी कि 1804 ईस्वी में विनिमय थर्ड द्वारा शिशु हत्या को एक हत्या के रूप में माना गया। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ए, यानी कि जो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके समय में 1829 यानी 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। और पहले ये नियम केवल बंगाल में लागू था, लेकिन 1830 यानी 1830 ईस्वी में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है सेकंड पे ए हो जाएगा। और बात करें थर्ड के लिए तो थर्ड पे सी हो जाएगा। गवर्नर जनरल उस समय एलन बरो थे और ये बात है 1847 की, यानी 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। और आखिरी जो फोर्थ है वो है डलहौजी के समय में 26 जुलाई 1856 यानी 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 15 है उसको पारित किया गया। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर हमारा बनता है DACB, और ये विकल्प जो है ये हमारे लिए है ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है मद्रास महाजन सभा, बी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी है पूना सार्वजनिक सभा और डी है बॉम्बे एसोसिएशन। इसके लिए विकल्प आपको दिया गया, पहला है BCDA, दूसरा है CABD, तीसरा है CDAB और चौथा है DCA और B। तो इसके लिए आप क्रम लगा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा बॉम्बे एसोसिएशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 31 जनवरी 1885 ईस्वी को फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग और काशीनाथ द्वारा किया गया था। 4 लोग थे बॉम्बे एसोसिएशन में, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और काशीनाथ थे। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो माफ़ करिएगा, ये इससे पहले भी एक एसोसिएशन है तो ये गलत हो जाएगा। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 26 अगस्त 1852 को हुआ था और इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कंफ्यूज हो गया था। तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है ये 26 अगस्त 1852 को हुआ था और इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इस प्रकार से जो ये है ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगी, यानी कि C नंबर पे, और इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा, और 1870 में इसकी स्थापना हुई थी MG रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। और इस सभा में इनके अलावा SH साठे और SH चिपलुंकार भी थे। तो मेन जो है दो ही लोग को याद रखना है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई और MG रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा किया गया। तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाएगी मद्रास महाजन सभा, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1884 को हुई थी। 1884 को हुई थी और इसकी स्थापना में MV राघवाचारी,
जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारू द्वारा किया गया था। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 29 दिसंबर 1884 ईस्वी से चला था और 2 जनवरी 1885 ईस्वी तक मद्रास में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से ये थर्ड हो जाएगा। और बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 31 जनवरी 1885 ईस्वी को। और इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग और काशीनाथ द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा फोर्थ। सही उत्तर का जो क्रम होगा वो होगा डी, सी, ए और बी। तो ये ऑप्शन है डी, सी, ए और बी, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133। नीचे दिए गए कथन हैं और दूसरा तर्क दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है, गलत है, या कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। अभिकथन ए है, अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उसके लिए तर्क दिया गया है, कालक्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के जो चित्र हैं सबके बाद में एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। इनके लिए आपको कूट जो दिया गया है, पहला है कि ए और आर जो है दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। सी थर्ड जो है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133। आपके पास 10 मिनट है, माफ़ करिएगा 10 सेकेंड है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल जो है द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, यह भी सत्य है। और उसके लिए जो तर्क दिया गया है, कालक्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो अजंता जो है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले के अजंता नामक पहाड़ी पर है और यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं और जिनकी छतों और दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अजंता में केवल अब 6 गुफाएं, जिनमें से 9, 10, 29 गुफाएं हैं और वर्तमान में 6 गुफाएं, जिनमें 9, 9, 10, 16, 17 और 1 और 2 के चित्र जो है बचे हुए हैं और शेष गुफा के चित्र जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। अगर इनका समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शती से लेकर के 7वीं शती ईस्वी तक के हैं और 16वीं तथा 17वीं जो गुफा के चित्र हैं वो गुप्त काल के हैं और पहली तथा दूसरी गुफा के चित्र जो हैं 7वीं सदी अर्थात गुप्तोत्तर काल के हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 जो है दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ भी नीचे एक अभिकथन और दूसरा तर्क दिया गया है और इसके लिए आपको ये कूट दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा सही है। अभिकथन ये है, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था और उसके लिए तर्क है वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर हम बात करें संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो है राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे
और राजशेखर कुछ समय तक त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक युवराज प्रथम हैं उनके दरबार में भी रहे हैं। और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु थे। और राजशेखर जो है, इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वोसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास इत्यादि इनके ये ग्रंथ हैं। अगर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वोसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे इनके रचना थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। नीचे दिए गए दो कथन हैं जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार कहा गया है और इसके लिए आपको ये विकल्प दिए गए हैं। तो इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। आपके लिए 10 सेकेंड है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए और दो दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो जो पाल शासक थे देवपाल, वो अपने पिता धर्मपाल की भांति वो भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और लेखों में उनको परम सौगात की उपाधि दी गई है। यानी कि देवपाल को परम सौगात की उपाधि दी गई है और उसके बौद्ध विहारों के निर्माण में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। जावा के शैलेंद्र वंशी जो शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उन्होंने देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों को दान में दे दिया था। तो इस प्रकार से ये जो दोनों कथन हैं एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136। नीचे दिए गए कथन हैं और जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है और इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है। इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि नादिर शाह का दिल्ली का पर कब्जा और उसकी जनता के कत्लेआम ने लोगों को 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों इसी प्रकार की विपदा की याद दिलाई। और उसके लिए तर्क है, दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांत और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। तो इसके लिए जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ये तो सत्य है पर आर गलत है, यानी कि आर कथन गलत हो जाएगा। अगर बात करें तो ये नादिर शाह सिंधु के प्रांतों समेत पूरे अफगानिस्तान को हड़प लिया था। तो ये दोनों कथन थर्ड जो आर है वो गलत है, ए सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। नीचे दिए गए दो कथन है और एक अभिकथन है और आर तर्क कहा गया है। और अभिकथन ए है, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य दलित वर्गों को अपना स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने उनके अस्मिता भाव प्रदान किया। और उसके लिए आर है, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण और भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था।
इसके लिए विकल्प ये दिए गए हैं और आपको सही कथन चुनना है। इसका जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 नीचे दिए गए कथन है और जो एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन ए है, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। और उसके लिए तर्क दिया गया है, ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। इसके लिए विकल्प ये दिए गए हैं और आप जो सही हो उसका गेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि एक दूसरे दोनों ए और आर सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें E.H. कार की पुस्तक जो है व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें उन्होंने बताया है कि इतिहास वास्तव में अतीत के तथ्यों और इतिहासकार की अपनी सोच के संगम का परिणाम है। अर्थात इतिहास आज और बीते हुए कल के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। इतिहास की रचना में इतिहासकार निरंतर अपनी काव्य मीमांसा को तथ्यों के आधार पर बदलता है और तथ्य भी उसकी अपनी पहचान से ही बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा और एक दूसरे की व्याख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं कर्तव्यों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसके लिए तर्क दिया गया है, विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक घूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्य की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रवर्तित करता है क्योंकि उनकी चिरकालिक रूप से राजनीतिक के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। तो इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है। आप 10 सेकंड का समय ले सकते हैं, इसमें आप उत्तर अपना दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार कहा गया है। अभिकथन ए है, लगभग 1715 से बंगाल व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। और उसके लिए तर्क है, वे निजी जहाज को अपने माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। इसके लिए आपको विकल्प ये दिए गए हैं और इसके अनुसार आप 10 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें 1715 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगलों से अनेक विशेषाधिकार को जो है प्राप्त कर लिया था। देसी व्यापार अब मुगलों से कर मुक्त लाइसेंस प्राप्त करके व्यापार करने लगे थे। जो देसी व्यापारी थे वो अंग्रेजों से कर मुक्त लाइसेंस प्राप्त करके व्यापार करने लगे थे। और बंगाल व्यापारियों ने जब ब्रिटिश पोतों की शक्तिशाली नौसैनिक नाकाबंदी को जब देखा तो उन्होंने सुरक्षित व्यापार की दृष्टि से अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। और तत्कालीन भारत के शासक तब भी मुगल ही थे और अंग्रेजों ने 1715 ईस्वी में उनसे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। और इस प्रकार से बंगाल के व्यापारियों को ब्रिटिश पोतों का इस्तेमाल सुरक्षित और लाभप्रद लगा। तो ये एक दूसरे दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 141 है, 141। ये कॉम्प्रिहेंशन यानी परिच्छेद है, उसको पढ़ करके उत्तर देना है। बर्नी एक भिन्न प्रकार का इतिहासकार था जिसकी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में 1357 यानी 1357 में लिखित कृत उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपना आख्यान समाप्त किया था। बर्नी अपने सहकर्मियों से भिन्न है, विशेष रूप से इसलिए कि वह वंशगत और राजनीतिक के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाता है। वह इसमें भी अनुपम है कि वह घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, प्रयुक्त करता है। यह सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित है। तो परिच्छेद एक आपको बर्नी के संबंध में ओवरव्यू प्रदान कर रहा है और इससे पूछे गए क्वेश्चन का पैसे से कोई संबंध नहीं होता, बस उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू दे दिया है इसमें। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है 141 यानी 141 क्वेश्चन जो है वो है, बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। पहला है शरीयत की सुरक्षा करना यानी शरीयत की रक्षा करना, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक को खुश करना और चौथा है इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी की काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय दरबार में राजनीति में आए बदलाव से बर्नी जो है बली का बकरा बन गया। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय कुछ अमीरों ने राजधानी में एक बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया, जिसे बर्नी ने भी अपना नैतिक समर्थन दे दिया था। लेकिन कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बन गया तो विरोधियों को दंड देने लगा और बर्नी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। और जितने की संपत्ति की जब्त किया वो रातों रात कंगाल हो गए। और बाद में जो है बर्नी सुल्तान के कोप को शांत करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगा और अपनी एक पुस्तक लिखा था, उसका शीर्षक तारीख फिरोज शाही यानी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए रख दिया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर थर्ड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। पहला है ताजुल मासिर, दूसरा है तारीख फिरोज शाही, तीसरा है फतिया इब्रिया, चौथा है तबकात महमूद शाही। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने 1357 में तारीख फिरोज शाही लिखा है और ये वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी को छोड़ा था। तो अगर बर्नी की एक पुस्तक है तबकात, माफ़ करिएगा, मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकात नासिरी, उसका जो है ये अगला भाग माना जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 43,
मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? पहला है ताजुल मासिर, दूसरा है फतवा जहानदारी, तीसरा है तबकात नासिरी और चौथा है तारीख महमूद शाही। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकात नासिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? पहला है बर्नी ने राजवंशी इतिहास लिखा है, दूसरा है बर्नी राजनीतिक घटनाओं की तारीखें प्रदान करने में सटीक है, तीसरा है बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर समाप्त होता है, चौथा है बर्नी सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। तो इसके लिए जो है अगर हम बात करें तो इसके लिए विकल्प फर्स्ट और जो फोर्थ है ये दोनों सत्य हो जाएंगे, और आयोग ने इसका सही उत्तर जारी नहीं किया था। तो जो है बर्नी राजवंशी इतिहास के बारे में भी सत्य हो जाएगा और सामाजिक आर्थिक बौद्धिक विश्लेषण के, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों आंसर जो है इसके लिए सत्य हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध में से कौन से तत्व सत्य हैं? पहला स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गीय। दूसरा है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, नया अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के आगे बढ़ने वाला अभिजात वर्ग। तीसरा है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और कुलीन वर्गों के व्यक्ति। चौथा है स्वेच्छाचारी राजतंत्र, नया अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही में 9 शासकों का इतिहास लिखा है, लेकिन वैज्ञानिक इतिहासकार के रूप में बर्नी की जो ख्याति है मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखने से नहीं है, बल्कि उसके पूर्व के सुल्तानों के बारे में लिखने के कारण है। और बर्नी का लेखन वर्णनात्मक न होकर के विश्लेषणात्मक है और आलोचनात्मक है। वे शासकों की मानसिकता और उस काल के अहंकार और पूर्वाग्रहों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्ग के नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंधों का वर्णन करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ भी पैसेज दिया गया है, यानी कि पैराग्राफ है, परिच्छेद है, और इसको पढ़ करके आंसर देना है। 1857 का विद्रोह सिर्फ सिपाहियों के असंतोष से उपजी हुई चीज़ नहीं थी, वह वस्तु कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध संचित शिकायतों का एक व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक शोषण, पारंपरिक आर्थिक ताने बाने का संपूर्ण विनाश और बड़ी संख्या में किसानों, हस्तकारों व हथकरघा कारीगरों और पारंपरिक जमींदारों और प्रमुखों की निर्धनता थी। ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीति के चलते बड़ी संख्या में किसान भूस्वामियों की ज़मीनों व्यापारियों और महाजनों के हाथों में चली गई और वे ऋण के बोझ के तले दब गए। इसके अलावा आम जनता प्रशासन के निचले स्तर पर भी व्यापक भ्रष्टाचार से काफ़ी पीड़ित थी। दुरूह न्यायिक तंत्र के कारण अमीर लोग गरीबों का दमन करते थे और वे अपनी निरंतर बढ़ती गरीबी से हताश थे। भारतीय समाज का मध्य और उच्च वर्ग प्रशासन के उच्चतर पदों से अपनी बेदखली से परेशान था। भारतीय शासकों के विस्थापन से कला और संस्कृति कर्मियों तथा धार्मिक उपदेश पंडितों और मौलवियों का राज्य संरक्षण खत्म हो गया था और उसके सरकार के विरुद्ध असंतोष को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हड़प सिद्धांत के प्रयोग द्वारा देसी रियासतों के विलय और लॉर्ड डलहौजी की नीति से भी व्यापक क्षोभ था। अंततः ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों ने आम जनता के मन में भय और शंकाएं पैदा कर दी। तो चलते हैं पैसेज के बाद क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 147, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? पहला है आर्थिक शोषण, दूसरा है व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा, तीसरा है त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र, चौथा है प्रथम अफगान युद्ध। इस प्रकार से इसका भी आयोग द्वारा कोई सटीक उत्तर नहीं माना गया और इसमें से आपको बताना है कौन कारण नहीं था। तो प्रथम अफगान कह सकते हैं और ये ज़्यादा मुख्य मेजर लग रहा है, तो आयोग इसका उत्तर नहीं जारी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है विभिन्न भूमि और राजस्व नीतियों के कारण भारतीय किसान अमीर हो गए। दूसरा है ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीति ने भारतीय किसानों को कर्जदार बना डाला। तीसरा है न्यायिक तंत्र ने अत्याचारियों के विरुद्ध खड़े होने में गरीबों की मदद की। चौथा है पारंपरिक जमींदारों और प्रमुखों ने अंग्रेजों से अच्छा व्यवहार किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों ने भारतीय किसानों को कर्जदार बना दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? पहला है एरिक स्टोक, दूसरा है जॉन डब्ल्यू के, थर्ड है आर.सी. मजूमदार और फोर्थ है एस.एन. सेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डब्ल्यू के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का आखिरी प्रश्न है, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया? पहला है उदयपुर, दूसरा है बघाट, तीसरा है संबलपुर और चौथा है अवध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवध। इस प्रकार से हमारे दिसंबर 2019 के पेपर को हमने कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया है और अगले पार्ट में हम जून 2020 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपका कोई भी सुझाव हो तो वो दे सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।